प्रिय विद्यार्थी बंधु दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान के वार्षिक पेपर सेट बी के बारे में। तो ये है आप लोगों का वार्षिक पेपर और इस वीडियो में आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग अपने अपने पेपर को मिला लीजिए कि हमने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न गलत किए हैं। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है, सत्य असत्य लिखिए। तो हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव संवर्धन या आवर्धन कहलाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, हरे प्रतिरोधन वाला तार प्राय विद्युत तार में तार होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है, प्रतिरोध का SI मात्रा कम होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। चौथा है, निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। पाँचवा है, विरल माध्यम में प्रवेश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये सरल सत्य हो जाएगा। छठवां है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि उसमें पीली ज्वाला निकलती है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें ऑक्सीजनित रक्त जो होता है यानी शुद्ध रक्त होता है वो धमनियों में प्रवाहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है बी ऑक्सीजनित रक्त, तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो सिराओं में प्रवाहित होता है, तो इसका सिरा दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है द्विलिंगी पुष्प, तो जो द्विलिंगी पुष्प होता है ये गुड़हल में द्विलिंगी पुष्प है। चौथा है एकलिंगी पुष्प, तो एकलिंगी पुष्प पपीता में पाया जाता है। और पाँचवा है संतरा, तो संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल या मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का जो प्रचलित नाम है उसे व्यंजक चूर्ण कहा जाता है। दूसरा है, कौन सी एक धातु आसानी से संचारित नहीं होती। तो इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा इन तीनों में से कोई भी एक इसका सही आंसर है। तीसरा है, मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु जो है दो या अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। चौथा है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा सुगंध भाग जो है सुगंध का पता लगाता है। तो इसमें जो थैलेमस होता है वह सुगंध का पता लगाता है। पाँचवा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है। तो इसमें सिनेप्स क्रिया होती है। छठवां है, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। अब देखते हैं प्रश्न चौथा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया होती है, तो ये पोटेशियम सल्फेट और H2O का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। दूसरा है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा। तो इसका जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो इसका जो pH मान होगा वह होगा 1। तीसरा है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है। तो जो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो पहला, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 5 में से कौन मादा में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका। तो अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं, तो जो शुक्रवाहिका है ये नर जनन अंग का भाग है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। छठवां है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पश्चमाभिपेशियों के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न पाँचवां रिक्त स्थान भरिए। तो दो बिंदुओं के बीच का व्यवधान खाली स्थान नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वोल्टमीटर। दूसरा है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को खाली स्थान कहते हैं, तो प्रकाश का विक्षेपण होता है। तीसरा है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण खाली स्थान दर्पण है, तो इसका राइट आंसर समतल हो जाएगा। चौथा है, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। पाँचवां है, खाली स्थान में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। छठवां है, खाली स्थान ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन निस्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न छठवां है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर R/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F बराबर 38/2 यानी 19 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी निकलेगी। अथवा है, किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक धन 0.50 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो जो क्षमता होती है पावर वो 1/, फोकस दूरी जो होती है मीटर में मापी जाती है, तो 1/50 यानी 0.02 इसकी क्षमता हो जाएगी। सातवां है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। तो प्रकाश के वायुमंडलीय बर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। अथवा है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, कारण लिखना है। तो इसमें रेटिना पर ठीक से जो प्रतिबिंब होता है वह फोकस नहीं हो पाता, जो किरणें होती हैं वो फोकस नहीं हो पाती। प्रश्न 8वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। तो जो विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अथवा विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो जो विद्युत विभवांतर होता है इसमें एक जो एकांक आवेश होता है उसको अनंत से परिपथ में किसी एक बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे उसका विभवांतर कहते हैं, या हम कहें कि दो बिंदुओं के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्टमीटर होता है। प्रश्न 9वां है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली कोई दो विधियों के नाम लिखिए। तो इसमें स्थायी चुंबक के द्वारा और विद्युत धारा के द्वारा
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अथवा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो इसमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और दूसरा है ये बंद लूप का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 10वां है, क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो यदि हम कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो जो पारिस्थितिक संतुलन होता है वह प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी एक कोशीय स्तर के जीव जब समाप्त हो जाते हैं तो वो किसी अन्य कोशीय स्तर से जुड़ जाते हैं। अथवा ओजोन क्या है, यह परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है देखिए। तो ओजोन जो है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है तथा इन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। प्रश्न 11 है, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, अभिक्रिया भी लिखिए। तो जो पदार्थ होता है एक्स, ये चूना होता है, तो चूने का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। और इसका ही जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने का पानी बनता है और उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अथवा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, कारण सहित लिखना है। तो जो लोहा होता है यानी आयरन, जब इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो यहाँ से जो आयरन होता है कॉपर का स्थान ले लेता है, यानी कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। प्रश्न 12 है, आप अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे करेंगे, कोई दो विधि लिखिए। तो पीएच स्केल के द्वारा हम और लिटमस पेपर परीक्षण के द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण लिखिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो अम्ल होते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न 13 है, निस्तापन को परिभाषित कीजिए। तो धातु के अयस्कों को जब वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या सीमित आपूर्ति में उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो इसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अथवा भर्जन की परिभाषा लिखिए। तो अयस्कों को वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है, तो जिससे जो अशुद्धियाँ होती हैं ऑक्साइड में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाती हैं। प्रश्न 14 है, एथेनॉल के कोई दो गुणधर्म लिखना है। तो एथेनॉल जो होता है ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला होता है, दूसरा ये ज्वलनशील होता है, तीसरा है जल में घुलनशील होता है। अथवा है एथेनॉइक अम्ल के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो जो एथेनॉइक अम्ल होता है इसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसके गुणधर्म देखें यदि हम, तो ये पानी में घुलनशील होता है, तीव्र गंध वाला होता है, और तीसरा है सिरके की गंध होती है। प्रश्न 15 है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। तो स्वपोषी पोषण जो होता है इसमें जीव अपने लिए भोजन खुद स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। प्रश्न 15 स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। तो स्वपोषी पोषण जो होता है इसमें जीव अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और जो विषमपोषी पोषण होता है इसमें भोजन के लिए जो जीव होते हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य। अथवा है रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए, दो अंतर लिखना है। प्रश्न 16 निम्नलिखित जंतु हार्मोन के कार्य लिखना है, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। अथवा है निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन। प्रश्न 17 है, कोश की जीवन प्रजनन विधियों के नाम लिखिए, कोई दो। अथवा है मनुष्य के नर जननांग के केवल दो भागों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न 18वां, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना, इसके कोई तीन कारण लिखना है। तो मेंडल का प्रभावित का नियम लिखकर इसका रेखा चित्र बनाइए। 19वां भूसंपर्क का क्या कार्य है, विद्युत संधारित्रों को संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। अथवा है दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करने का कारण लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी लिखिए, दूसरा फ्यूज की उपयोगिता लिखिए। प्रश्न 20 हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखना है और इसमें प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम सूत्र और संरचना सूत्र भी लिखना है। यह निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण करना है, तो ये दिए गए हैं तो इनका नामकरण किए होंगे। प्रश्न 21 है, नापकान की संरचना एवं कार्यविधि सचित्र बन लिखिए। अथवा है पादपों वहन तंत्र के घटक कौन से हैं एवं पादपों में जल एवं खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। तो इसमें जो संवहन तंत्र होता है इसके घटक जाइलम और फ्लोएम है, तो उनके बारे में लिखना है। प्रश्न 22 अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना रेखा चित्र द्वारा दर्शाई जब वस्तु निम्नलिखित में स्थित वक्रता केंद्र पर स्थित हो और वस्तु फोकस पर स्थित हो। अथवा बर्तन की परिभाषा लिखना और दो नियम भी लिखिए। अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना है। और प्रश्न 23 निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो यह समीकरण दिए हुए हैं